अरे अरे देखो तो, उजड़ा चमन कहाँ को चला। अरे ओ दिन में निकलने वाले चंदा मामा बिरजू, कहाँ को चले? आप दोनों हर रोज मेरा इसी प्रकार से मजाक उड़ाते हो। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलते रहो। आप दोनों मुझसे उम्र में बड़े हो। अरे कुछ तो लिहाज किया करो। चुप कर टकले, ज्यादा बकबक मत कर। हमारा मुंह हम कुछ भी बोले, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? हाँ। अरे हमारी बातें इतनी ही कड़वी लगती हैं तो अपने कान बंद कर लिया कर। अब तेरे उजड़े चमन को देखकर हम तुझे टकला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चल अब भाग यहाँ से। गांव में सभी बिरजू के गंजेपन का मजाक उड़ाया करते थे। बिरजू एक अमीर सेठ धनराज के घर पर नौकर था। वो दिन भर वहां रहता है और रात में लौटता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अरे लौट आया मेरा बेटा, आजा बैठ जा, तेरे लिए खाना लगा दूं। तब तक तू हाथ मुंह धो ले। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है अभी तो। वाह वाह माँ, क्या खाना बनाया है। मजा ही आ गया। और ये लौकी की सब्जी, और ये गर्मा गर्म फुलके। सच में तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। कोई भी काम अगर सच्चे मन से और लगन से किया जाए तो वो अच्छा ही होता है। वैसे ही मैं खाना बनाती हूँ। ले लल्ला, और ले, मैंने तेरे लिए आज बाजार से थोड़ी सी बूंदी भी लाई है। अरे वाह माई, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। धन्यवाद माई। अरे चुप, पहले चल खाने पर ध्यान दे अब। बिरजू गरीब तो होता है लेकिन एक संतुष्ट जीवन जीता है। उसके साथ धनराज बहुत ही अकड़ू और घमंडी होता है। धनराज की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके बाद अब वो अपनी दूसरी और नई नवेली पत्नी माया के साथ रहा करता था। एक रोज, अरे बाप रे, ये तो कितना महंगा और बेशकीमती शो पीस है। अरे ये तुमने तोड़ दिया बिरजू। अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मेरा सबसे प्यारा शो पीस था ये। माफ कर दीजिए सेठानी जी, गलती से हाथ लग गया और गिर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, यकीन कीजिए मुझ पर। अरे तुम जानबूझकर कुछ भी करते हो क्या? हमेशा गलतियां ही करते रहते हो। और आज भी तुमने हद ही पार कर दी है। मेरा सबसे चहेता शोपीस तोड़ दिया। मन तो कर रहा है कि टकला फोड़ दूं तुम्हारा, टकलू कहीं का। माफ कर दीजिए सेठानी जी, गलतियां तो हर किसी से होती हैं। मैं शुरुआत से ही अपना काम पूरे ध्यान से करता आ रहा हूँ। आज पहली बार मुझसे ये गलती हो गई है। धनराज, मैं नहीं जानती इस निकम्मे और गंजे नौकर की तनख्वाह में से पैसे काटो, वरना इसे काम से निकाल दो। हमें ऐसे नौकरों की जरूरत नहीं है जो इतने गैर जिम्मेदार हो। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, ऐसा मत बोलिए। मुझे काम से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। अगर तुम्हें काम करते रहना है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से शो पीस की कीमत तो वसूल करके ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी का आदेश है। पर सेठ जी। पर वर कुछ नहीं, जो कहा है वही होगा। ठीक है सेठानी जी, आप दोनों चाहे तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट सकते हैं, लेकिन कृपया करके मुझे काम से मत निकालिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। अब हर महीने धनराज और माया बिरजू की तनख्वाह में से आधे पैसे काटने लगते हैं, जिस कारण बिरजू के पास बस थोड़े ही पैसे बचते हैं। हाँ माई, माई तू ठीक तो है ना? ये ले पानी पी ले। हाँ बेटा, अब ठीक लग रहा है। लगता है ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। ये तू कैसी बेतुकी बातें करती रहती है माई। हाँ, कुछ भी मत बोला कर। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। तू मेरी हिम्मत है माई। हाँ लल्ला, लेकिन सच से कब तक भाग सकते हैं हम? एक ना एक दिन तो मेरी मृत्यु हो ही जाएगी ना। इसीलिए तुझे कहती हूँ, ब्याह कर ले किसी लड़की से, वरना मेरे जाने के बाद अकेला पड़ जाएगा। यही उम्र है, एक बार उम्र निकल जाएगी तो कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। माई फिलहाल आपकी सेहत मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम कल ही वैद्य जी के पास जाकर दवा पानी करके आएंगे, वरना आपकी खांसी बढ़ जाएगी। बिरजू अगले दिन वैद्य जी के पास जाकर सुषमा को दिखाता है और वैद्य जी दवा पानी दे देते हैं। लेकिन गुजरते दिनों के साथ सुषमा की खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए बिरजू शहर में डॉक्टर के पास उसे ले जाता है। तो कुछ ऐसा पता चलता है जिससे बिरजू के होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ बिरजू, तुम्हारी माई के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए हमें फेफड़ों की सर्जरी करनी होगी, और उसके लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। क्या कहा? 1.5 से 2 लाख रुपए? इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा?
अब हम कर भी क्या सकते हैं। उनके इन्फेक्शन को मिटाने के लिए ये सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। कई वर्षों तक चूल्हा फूंक फूंक कर उन्हें ये तकलीफ हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करता हूँ। ओके, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तुम उन्हें ये दवाइयाँ देते रहना। और याद रहे, 1 महीने से ज्यादा का वक्त ना लेना। अगर हमने सर्जरी में ज्यादा देरी की ना, तो तुम्हारी माई की जान खतरे में जा सकती है। हे भगवान, ऐसी बात है क्या? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 महीने से पहले ही पूरे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। ना जाने कैसे करूंगा इतनी मोटी रकम का बंदोबस्त। सेठ जी मेरी तनख्वाह में से आधे पैसे काट लेते हैं, और मेरे जितने भी पहचान के लोग थे, मैंने सबसे पैसों की मदद मांग ली, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। हे ऊपर वाले, अब तू ही कोई मार्ग दिखा, मैं बहुत कठिनाई में फंस चुका हूँ। एक दिन अचानक से सेठ धनराज के घर से दिन दिहाड़े पैसों और सोने के गहनों से भरी हुई संदूक चोरी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दिन दहाड़े किसने चोरी की होगी? इस कमरे में कौन आया होगा? अरे वो देखो, फर्श पर कुछ पड़ा हुआ है। वहां पर ये रुमाल तो बिरजू का है ना। इसका मतलब संदूक बिरजू ने ही चोरी की है। अब मैं उस बिरजू को छोड़ूंगा नहीं। धनराज बिरजू के घर जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तभी वहां पर गांव वाले भी आ जाते हैं। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। अगर तुमने चोरी नहीं की होती तो उस कमरे में तुम्हारा रुमाल कैसे गया? खुद चलकर गया क्या? झूठ बोलने की जरूरत भी मत करना। अब बिरजू तुम्हारा सच सामने आ गया है। तुमने ही संदूक की चोरी की है, क्योंकि हम तुमसे शो पीस के पैसे वसूल रहे थे, इसीलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सेठ जी। धनराज बेटा, मेरे बिरजू ने सच में कोई चोरी नहीं की है। ये वैसा लड़का नहीं है, ये बहुत वफादार है। अरे क्या खाक वफादार है? ये हमारे पास साफ साफ सबूत है। टकलू चोर, वैसे तूने पैसे क्यों चुराए रे? गंजे, विदेश में जाकर अपने बालों का इलाज कराना है क्या? अब से तुम आज के बाद काम पर नहीं आओगे, समझे? और साथ ही मैं तुम्हारा पूरे गांव में नाम बदनाम करके रख दूंगा। मैं भी देखता हूं कौन देता है तुम जैसे नालायक और निकम्मे चोर को काम। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी माँ की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। तुमने जो किया है उसकी सजा यही है। अब तुम दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाते। बिरजू का काम छूट जाता है और अब उसे कहीं और भी काम नहीं मिलता, क्योंकि पूरे गांव में धनराज ने उसकी बदनामी कर रखी थी। अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी। क्या मैं यहाँ रोजाना प्रसाद लेने आ सकता हूँ? हाँ बेटा, अवश्य आ सकते हो। गरीबों के लिए रोजाना हलवा पूरी का प्रसाद बनाया जाता है, तुम आकर ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जब तक मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं यहीं से खाना ले जाया करूंगा। मैं एक समय पर भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरी माई भूखी नहीं रहनी चाहिए। पहले ही उनकी तबीयत बहुत खराब है। माई, माई, ये लो खाना खा लो, फिर आपकी दवाइयाँ खाने का समय हो जाएगा। लल्ला, तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसके बाद भी मेरे पेट में अन्न का निवाला कैसे जा सकता है? मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तू बेकसूर है। बेकसूर होकर भी तेरे साथ गलत हुआ है। इस दुनिया में वफादार लोगों के साथ ही क्यों गलत होता है? माई की तबीयत पहले ही खराब है, और ये ऐसे ही चिंता करती रहीं तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इनके मन से ये चिंता हटाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। माई, माई, मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी पहले से अच्छी तनख्वाह वाली। क्या सच में लल्ला? लेकिन ये कैसे संभव हुआ? उस धनराज ने तो कहा था कि वो तुझे कहीं भी नौकरी पर नहीं लगने देगा। हाँ माई, लेकिन इस गांव में ना, पड़ोसी गांव में तो नहीं। इसीलिए मैंने पड़ोसी गांव में जाकर नौकरी की तलाश की। बस थोड़ा चलना होगा, रोज सुबह 1 मील है, वहां काम मिला है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये सुनकर मेरी तो जान में जान आ गई। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। बिरजू ने अपनी माँ से झूठ कहा था। वो ऐसे ही एक रोज जब सेठ धनराज के घर के पास से गुजर रहा होता है, तभी वहां पर वो माया को किसी आदमी के साथ बतियाते देख लेता है। माया उस आदमी को ढेर सारे पैसे दे रही होती है। अरे, ये तो सेठानी जी हैं, लेकिन ये इतने सारे पैसे किसे दे रही हैं? कौन है ये आदमी? ये पैसे रखो, मैंने धनराज के बटुए से चुराए हैं। उसे लगेगा कि कहीं गिर गए। अरे वाह वाह, क्या बात है माया रानी,
तुमसे बड़ी शातिर औरत तो कोई हो ही नहीं सकती। वाकई में उस दिन भी संदूक तुमने चुराया और बिरजू का रुमाल उस कमरे में ही छोड़ दिया ताकि सारा शक उस पर चला जाए। ऐसे ही हम दोनों धनराज को लूटेंगे और एक दिन मैं और तुम यहाँ से भागकर विदेश चले जाएंगे और वहां जाकर ऐश करेंगे। तुम्हें याद है ना कि अब अंदर जाकर क्या करना है? हाँ, तुम्हें दिया हुआ पाउडर धनराज की चाय में मिलाना है, जिसे पीकर वो सम्मोहित हो जाएगा और सम्मोहन में मैं उससे उसकी जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवा लूंगी। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो अब जाओ यहाँ से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अरे बाप रे, इसका मतलब सेठानी जी का चक्कर कहीं और चल रहा है और वो सेठ जी को लूटना चाहती हैं। संदूक की चोरी भी सेठानी जी ने ही की है। बिरजू घबरा जाता है। वहीं अंदर माया धनराज की चाय में सम्मोहित करने वाला पाउडर मिलाती है और उसे वो चाय पीने को देती है। जैसे ही धनराज वो चाय पीने लगता है, वैसे ही वहां पर बिरजू आकर उसे रोक देता है। रुक जाइए सेठ जी, मत पीजिए ये चाय। इसमें ऐसा पाउडर मिलाया गया है जिससे आप सम्मोहित हो जाएंगे और फिर सेठानी जी आपसे जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाएंगी और आपकी सारी जायदाद हड़प लेंगी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिरजू, मैं थप्पड़ मारूंगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। निकल जाओ यहां से, बेवकूफ आदमी। नहीं सेठ जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, वो संदूक भी उन्होंने ही चुराया था और उस कमरे में जानबूझकर मेरा रुमाल छोड़ दिया था ताकि सारा शक मुझ पर जाए। आज भी आपके बटुए से पैसे चुराकर इन्होंने वो पैसे अपने प्रेमी को दिए हैं। हाँ हाँ सेठ जी, इनका एक प्रेमी भी है और ये दोनों आपको लूट कर भागने वाले हैं। सरासर झूठ बोल रहा है ये बिरजू। इसकी बातों पर जरा भी विश्वास मत करो धनराज। अगर ऐसा ही है तो आप पी लीजिए ये चाय। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहने पर माया की बोलती बंद हो जाती है। देखा सेठ जी, इनकी चुप्पी इस बात पर साफ साफ मोहर लगा रही है कि ये गलत और धोखेबाज हैं। माया, सच सच बताओ कि तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है और क्या बिरजू की सारी बातें सच हैं? माया को ना चाहते हुए भी अपना सारा गुनाह कबूल करना पड़ता है, जिसके बाद धनराज उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे और उसके प्रेमी को गांव से बाहर निकाल देता है। बिरजू, आज अगर तुम मुझे सच नहीं बताते तो माया और उसका प्रेमी एक दिन मुझे लूट कर चले जाते। तुम्हारे साथ मैंने हमेशा गलत किया। लालच और घमंड के चलते मैं बहुत बुरा बना, लेकिन तुमने इतना सब होने के बाद भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दो बिरजू। सेठ जी, माफी मत मांगिए। बिरजू ने अपने साथ गलत होने के बाद भी वफादारी निभाई